नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम आप लोगों के सामने जो उदाहरण कुंडली रखेंगे, यहाँ ये जानने का प्रयास करेंगे कि कई दफ़ा हमारा जो विवाह के लिए अटेम्प्ट होता है, पहला विवाह, वो किसी कारणवश पूरा नहीं चल पाता है, व्यक्ति का संबंध विच्छेद हो जाता है, तो आगे उनके मन में फिर ऐसी आशंका जागने लग जाती है, भाई विवाह मेरे लिए बना भी है या नहीं बना है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये जाना जाए कि भाई अगर कोई पहला अटेम्प्ट उन्होंने किया विवाह के लिए और वो उनका अच्छा नहीं जम पाया, तो आगे विवाह में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आइए समझते हैं। ये जो चार्ट है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अच्छे मतलब एक प्रकार के कह सकते हैं, चंद्रमा से देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बढ़िया इनका अकल्ट साइंस में भी इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है, और बाकी जो मॉडर्न स्टडी है उसको भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका कम्युनिकेशन भाव, सर्वस्तक वर्ग बहुत मजबूत है, तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए फिलहाल काम करना, एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट, उसको एज अ प्रोफेशन भी इन्होंने बढ़िया अकल्ट के लिए काम किया, वो चंद्रमा से समझ में आता है, यानी डीप रिसर्च, अकल्ट, इस प्रकार के काम में ये हैं और बहुत बढ़िया इनका जीवन है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बड़ी कोई दिक्कतें नहीं रही, केवल इनका जो शुरुआती मैरिड लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, और उसमें भी देखिए ये डिफरेंस भी अलग अलग होते हैं। जब 7वें भाव में कोई ज्यादा क्रूर ग्रह आ जाते हैं तो वहां फिर संबंध विच्छेद होते होते काफी ज्यादा यानी व्यक्ति अपने सामने वाला वाक से भी और अपने शरीर से भी काफी ज्यादा हार्म पहुंचाता है। लेकिन यदि 7वें भाव में कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं है तो वाणी से मतलब कटु शब्द तो ठीक है, सामने वाले के लगने लग जाते, लेकिन क्योंकि यहाँ शुक्र का नंबर है 2 नंबर, तो वो इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाता है समाज में। जो जब सेपरेशन भी हो जाता तभी भी इतना ज्यादा क्षत विक्षत हालात नहीं होते। नहीं तो कई दफा आपने देखा होगा वैवाहिक संबंध टूटते टूटते बहुत ज्यादा अपयश हो जाता है 7वें भाव से संबंध निकाले। हालांकि 8वें भाव में चंद्रमा और राहु यानी मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, फिर भी राहु की ये मूल त्रिकोण राशि है और चंद्रमा काफी ज्यादा दूर होकर बैठा हुआ है। यानी कोई भी चार्ट जब हम लेते हैं तो वहां लग्नेश चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। तो लग्नेश यानी वृश्चिक लग्न का चार्ट है, और जैसे मैंने बताया कि ये वृश्चिक ज़ोडिएक का 8वां भाव है, तो उनको डीप रिसर्च, लर्निंग, इन सब चीजों में, अंडरग्राउंड चीजों को जानना, रहस्य को जानना, इसमें तो स्वाभाविक इंटरेस्ट है, और वो इमेज सोसाइटी में भी ऐसी जाएगी। और 8 नंबर पर्सनैलिटी कैसे होते हैं, एक्सट्रीम लवर या एक्सट्रीम हेटर, दिलो जान से ये तो प्रेम करते हैं या फिर नफरत करते हैं। और इसका जो प्राइमरी लॉर्ड है 8 नंबर का मंगल, वो 11th हाउस में बैठा है। 11th हाउस नेटवर्किंग, मंगल और शनि का यहां मिलना काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज देता है, कह सकते हैं इंजीनियरिंग की अच्छी नॉलेज देता है। मंगल को एक मैकेनिकल प्लैनेट माना जाता है, शनि को इलेक्ट्रिकल प्लैनेट माना जाता है। तो वो अगर कहीं 11th हाउस में बैठकर राजयोग में इन्वॉल्व हो जाए तो निश्चित रूप से फायदा तो देते ही है। जैसे हमारे दिमाग में आ सकती है बात कि दोनों तो शत्रु हैं, तो ये शत्रुता निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे। बिल्कुल वो वैसे नेचुरल ये एनिमी माने गए हैं, लेकिन कहते हैं राजयोग में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि भैया आपको कैबिनेट में हमने शामिल कर लिया। बेशक से आपकी विचारधारा में कुछ विरोधाभास हो सकता है, लेकिन जब राजयोग में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें फिर एक अतिरिक्त भद्रता आ जाती है, एक अतिरिक्त वो जेंटल उसके अंदर इमेज आ जाती है। तो यहां पर ये दोनों शत्रु होने के बाद भी लड़ाई झगड़ा इस प्रकार का नहीं करेंगे, इनफैक्ट हमें फायदा ही देंगे। शनि और मंगल की दशाएं चलेंगी तो ये हमारा सैलरी हाउस भी माना जाता है, तो सैलरी का बढ़ना, हमारे प्रिय मित्र, ये सब चीजें दिखाई देता है। सर्वस्तक वर्ग ने भी यहाँ 28 दिया, यानी थ्रेशोल्ड से ऊपर ही है। और इसका इन दोनों का डिपॉजिटर कौन है, बुध, जो राशि स्वामी भी है, जो सामने से सुपरवाइज कर रहा है। हालांकि वो उसकी
नीच राशि है, डेबिलिटेटेड होकर बैठा हुआ है। इस कारण से हम कह सकते हैं थोड़ा सा पंचम भाव संबंधी शुरुआती इनको जैसे संतान को लेकर थोड़ा सा ऋणात्मक चीज देखनी पड़ी। लेकिन मैंने बताया था कि जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या कोई भक्ति संबंध काम में रिसर्च कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए बुध डेबिलिटेटेड होकर कई हद तक अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि बुध नीच का होगा तो उसको अपनी बुद्धि पर अहंकार नहीं होगा। ठीक हो गया। तो यहां बुध महाराज बैठे, और क्योंकि ये बुध चंद्रमा से देखेंगे तो वो केंद्र में आ रहा है, तो चंद्रमा से केंद्र में आने के कारण बुध का नीच भंग भी हो जाता है, यानी जो उसको ओवरऑल लाइफ में नीच परिणाम देने थे, या बुध के जो दूसरे नेचुरल कारक होते हैं भाई, वो बुद्धि भी बताता है, बुध हमारी वाणी के लिए भी देखा जाता है, उसका ऋणात्मक प्रभाव इनको नहीं झेलना पड़ेगा। इनफैक्ट बोलने में बहुत बढ़िया है ये, इनका कम्युनिकेशन, दूसरों को कन्विंस करने का तरीका बहुत बढ़िया है। तीसरे भाव का सर्वष्टक वर्ग 33 है। ठीक हो गया। तो ये काफी बड़ी, वैसे सर्वष्टक वर्ग में टॉप हाउस निकलता है नवम भाव। अब जैसे हम विवाह की बात ही कर रहे थे, तो जब विवाह के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा जो अटेम्प्ट रहेगा विवाह के लिए वो देखा जाता है सप्तम से आगे 3 गिनते हैं तो सप्तम से तृतीय देखा जाता है, तो 1 2 3 यानी 7वें भाव से आगे 3 बढ़ेंगे तो वहां से फिर दूसरे विवाह के लिए ये अटेम्प्ट अगर करते हैं तो देखा जाएगा। तो यहां इसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा बाकी सारे जो डिविजनल चार्ट्स में देखे अच्छी स्थिति में है, षडबल में भी सबसे टॉप प्लैनेट बना हुआ है चंद्रमा। ठीक हो गया। तो हम समझ सकते हैं कि भाई नवमेश होकर चंद्रमा यानी धर्म भाव का स्वामी होकर वो अष्टम भाव में बैठा। सामान्यतः हमारे दिमाग में बात जा सकती है कि भाई धर्म भाव का स्वामी यहाँ मृत्यु भाव में क्या कर रहा है, लेकिन जब ऐसे जातक को ऐसी चीजों की ही माने अपने काम में ही वो इन्वॉल्वमेंट है उनकी, जैसे मैंने बताया इनको हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीजों में अच्छी दक्षता है, अच्छी ज्ञान है इनको, तो इनकी जो समाज में इनकी जो धर्म को लेकर एक इमेज जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं ये धर्म और डीप अंडरस्टैंडिंग अकल्ट साइंस का वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और चंद्रमा आप जानते हैं, चंद्रमा बुद्ध को अपना पुत्र मानता है, माने मित्र मानता है, तो उस हिसाब से ये अच्छा संबंध बनता है। जहां तक राहु के बैठने का प्रश्न है तो ये एक बात बताता है कि भाई जो इन-लॉज फैमिली की तरफ से कह ले या एक्सटर्नल ऑर्गन प्लेजर की तरफ से कह ले, समस्याएं आ सकती हैं, आई भी, लेकिन वो अगर बहुत क्लोज होता है चंद्रमा और राहु तो फिर ये काफी ज्यादा इनको परेशान करता। बट ये एक रूम में 2 अलग अलग विचारधारा के प्लैनेट बैठे हुए हैं, लेकिन अलग अलग कॉर्नर्स पर बैठे हैं, इसी कारण से हमें इनका इतना बड़ा दुष्प्रभाव देखने में नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं अगर कोई ऐसे जातक अपने काम में अकल्ट को लाएं तो जो उनका भाग्य भाव है, धर्म भाव है, वो बढ़िया चमकेगा, बढ़िया शाइन करेगा। और क्योंकि 9वें भाव का सर्वष्टक वर्ग भी बहुत ज्यादा बली है, बिल्कुल इनको जाना चाहिए सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, विवाह के लिए। और वैसे भी आप हमारे चैनल में जुड़े तो आप जानते हैं जब भी हम हैप्पी मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो ये तीनों हाउसेस को देखा जाता है भाई, 2nd हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस। 2nd हाउस में बेशक से डिटैचमेंट प्लैनेट केतु बैठा है, लेकिन केतु बृहस्पति के भावों में सामान्यतः अच्छे परिणाम देता है। तो एक डिटैचमेंट, एक वैराग्य अपने घर को लेकर, मैं समझना जब हम इनके कुटुंब की बात करेंगे, इनके कुटुंब में सबसे पहले ये इनकी भार्या और इनके बच्चे शामिल होंगे। तो जैसे मैंने बताया कि भाई इनकी जो संतान उनको हुई वो इनसे कहीं सेपरेट हो गई, तो वो वाला डिटैचमेंट तो आता है। लेकिन क्योंकि दूसरे ग्रह और दूसरी राशियां इस हाउस को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं तो कुटुंब तो इनके भाग्य में है। ठीक हो गया। और उस कुटुंब में थोड़ी बातचीत कम होगी, या ये कह सकते हैं किस प्रकार की बातचीत होगी, मोक्षा स्टडी, और क्योंकि देखिए वाणी भाव भी रिप्रेजेंट करता है, जब ये बोलते हैं तो कहीं ना कहीं केतु संवाद निकलता है। केतु सांसारिक विषयों में इतना नहीं बोलता है,
वो अगर उसको आप बोलें कि भाई आप मोक्ष के बारे में कुछ रखें जिसका संबंध संसार से कम है लेकिन वो पारलौकिक विषय, उसके विषय में बोलें तो बहुत बढ़िया बोलेंगे। तो इनके कुटुंब में भी इनकी खुद की जो गैदरिंग होगी, याद रखना हम अपने पूर्वजों के या अपने पिता के घर जब रहते हैं उसका जो कुटुंब निकलता है, उसका जो एलिक्जर है वो हमारे पिता के कुटुंब भाव से देखा जाता है। लेकिन जब हम अपना खुद का निवास स्थान हमारा जब बनता है उस कुटुंब में हम माने जिस जातक का चार्ट है वो उसकी भार्या उसके बच्चों के साथ जो ओवरऑल रिलेशनशिप निकलता है वो कुटुंब भाव से जाना जाता है। ठीक हो गया। तो इनके एक कुटुंब भाव में एक वैराग्य, एक डिटैचमेंट तो रहेगा ही रहेगा। और धन से बहुत ज्यादा मोह नहीं होता है। ठीक हो गया। केतु यानी जो हमारी तिजोरी है, देखिए इनकम सोर्स एक अलग चीज है, हमारी तिजोरी एक अलग चीज है। तो इनकम सोर्स कहां से देखे जाते हैं? हमारे 11th हाउस से। वो धन हमने इकट्ठा कर लिया, ये भी अलग अलग विषय है। धन इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, धन इकट्ठा होगा। हम अगर बृहस्पति को देखें, बृहस्पति अपने से 11 होकर विदेश भूमि में है, तो उनको अपने सेविंग का एहसास ही तब होगा जब ये कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री, फॉरेन पीपल के साथ कोई इंटरैक्शन करेंगे। ठीक हो गया। तभी इनको एहसास होगा। मतलब चाहे धन कितना ही है लेकिन इनको वो चीज का अभी तक भी रियलाइजेशन नहीं होता है कि भाई मेरे पास धन है कि नहीं है। माने अभी 40-42 साल की उम्र इनकी हो गई है, अच्छा बढ़िया इनका अच्छा आय है, लेकिन फिर भी जो कुटुंब या जो इनका धन भाव का रियलाइजेशन है वो कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है? वो फॉरेन लैंड से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल के साथ जब काम करने का मौका मिलेगा तब इनको अपने कुटुंब का, अपने बैंक बैलेंस का सही एहसास होगा कि हाँ मेरे पास भी धन है। मतलब अभी भी है लेकिन वो उस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते कि यार मैं सेविंग है कि नहीं है। तो बिल्कुल इनको कुटुंब के लिए जाना चाहिए। यानी अगर ये आगे अपना परिवार बसाएं तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया। ये भी बात यहां गौर करने वाली कि जब भी हमारा नवम भाव स्वामी नवमेश अच्छी स्थिति में हो तो फिर हम बिल्कुल दूसरे विवाह के बारे में जरूर सोचते हैं। हालांकि केवल नवम भाव से नहीं होता है, हम ओवरऑल कुटुंब भाव भी देखते हैं और शुक्र की स्थिति भी देखते हैं। तो देखेंगे अगर आप, शुक्र जो स्पाउस के लिए नेचुरल कारक होता है। सामान्यतः जब किसी स्त्री के चार्ट में देखते हैं तो स्त्री के चार्ट में अगर उसका केवल रज संबंध देख रहे हैं यानी ओवम संबंध तो मंगल से देखा जाता है, और पुरुष के चार्ट में उसका वीर्य संबंध देख रहे हैं तो हम किससे देखते हैं? शुक्र से देखते हैं। लेकिन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल शुक्र को ही देखा जाता है। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना, शुक्र अपने से दशम होकर बैठे हुए हैं चौथे स्थान में। ठीक हो गया। चौथा स्थान सुख का स्थान है। अब कई लोगों को लग सकता है कि सर ये मैंने कई बार बताया है 0 डिग्री है तो कहता फल ही नहीं देगा। ये मतलब कहने में ही जमता नहीं है कि कोई ग्रह वहां है आपके चार्ट, मतलब किसी के चार्ट में आपने 0-0 डिग्री, 1-1 डिग्री के अगर 2-3 प्लैनेट निकाल दिए, 28-28, 29 डिग्री के 2-3 प्लैनेट निकाल दिए, तो आप बोलेंगे कि भाई ये चार्ट तो फल ही नहीं है, तो फिर उसको कैसे प्रेडिक्शन देंगे? तो ये तरीका मतलब कहने में ही गलत लगता है। इसीलिए इस प्रकार से नहीं है। हाँ, हमने जो माइंड सेटअप बनाया हुआ है कि भाई एक जवान व्यक्ति, एक युवा शरीर, उसको एफिशिएंसी वो ज्यादा दे सकता है, किसी काम में ज्यादा आउटपुट दे सकता है, ये वाला माइंडसेट तो रहता है। लेकिन सारे व्यक्ति कोई मानो उसको एक प्रकार से मैन पावर मैनेजमेंट के लिए नहीं बनाया गया, उसका और भी सदुपयोग होता है। हमारा वैचारिक, खासकर सुख भाव और हमारे कुटुंब भाव में तो कम डिग्री के प्लैनेट भी आनंद दे देते हैं। माने जैसे हमारा अगर स्पाउस थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला है तो वो एक जैसे क्या बोलते हैं बचकाना थोड़ा सा कई दफा हो जाता है। मुझे लगता है आज के समय तो थोड़ा बचकाना होना भी चाहिए, क्योंकि क्यों आज के समय पर ज्यादातर लोग अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा सीरियस, और सीरियसनेस में फिर क्या आता है कई दफा वो डिप्लोमेसी बनाने लग जाता है। तो जब थोड़ा सा अगर एक बचपना हो व्यक्ति में तो जमता है। तो ये जो 0 डिग्री है यानी न्यूली बॉर्न बेबी की तरह, जैसे घर में जब माहौल होता है, कोई छोटे बच्चे का जब जन्म होता है तो कैसे परिवार कुटुंब इकट्ठा हो जाता है। उस बच्चे से हमें वास्तव में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उससे जो पॉजिटिव एनर्जी उसके कारण आती है वही हम
यहां 0 डिग्री के प्लैनेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी प्रकार से कोई वृद्धावस्था में प्लैनेट है 28 डिग्री 29 डिग्री का है या मृतावस्था में है, तो वो बड़ा एक्सपीरियंस्ड होता है। ठीक हो गया। वृद्धावस्था यानी बहुत अनुभवी प्लैनेट है, उसका कहां इस्तेमाल सही रहता है वो समझना आना चाहिए। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं जमता है कि भाई वो फल नहीं देगा, वो अलग प्रकार से फल देता है, बस इतना ही है। ठीक हो गया। तो ये एक न्यूली बॉर्न बेबी की तरह इस प्रकार से इनका जो पार्टनर वाला सुख है या जो इनका जो लग्जरी का जो उपभोग भी करेंगे उसमें भी शुक्र का इसी प्रकार का रहेगा। माने जो भी गैजेट्स वगैरह हैं, जो भी ये अप्लायंसेस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें वो वाली चीजें इनके हिसाब से ज्यादा सुटेबल होंगी जो कम, जैसे अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अगर कुछ चुनी जाती, तो अगर ये अपने एज ग्रुप से थोड़ा कम वाली चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। कि भाई जैसे हम कहते हैं ना, भाई हम अभी तो वृद्ध हैं तो हमें उस प्रकार के गाने सुनने चाहिए। कहते नहीं, अभी बेशक से मेरी आयु ज्यादा होगी लेकिन मैं अपनी आयु से एंटरटेनमेंट डिवाइसेस में थोड़े जो कम उम्र के बच्चे हैं वो वाले मैं गाने सुनता हूं, तो कहीं ना कहीं हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा लग्जरी पार्ट वीनस इस प्रकार हंसी मजाक में वो जमता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और चंद्रमा और राहु का ये कंजंक्शन आपने कई चार्ट में देखा होगा, तो जो थंब रूल है हमारे वो बिल्कुल इस बात को गलत मानते हैं। कुछ हद तक होता भी है गलत कि हमारा जो मेन जो वर्क है भाई चंद्रमा यानी हमारा मन, अगर वो मन हमारे कहीं कुटुंब में लग रहा है, भवन में लग रहा है, हमारे ऑफिस में लग रहा है, तो ये ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो एक सामान्य जन के लिए नहीं बनी है, जैसे रोग भाव में चंद्रमा, तो अगर वैद्य की बात करते हैं, वैद्य यानी एक डॉक्टर की बात करते हैं, तो डॉक्टर वो काम करता है जो सामान्य जन नहीं कर सकता। कई दफा वो ऐसे दृश्य उसको देखने पड़ते हैं जो सामान्य व्यक्ति एक्सपेक्ट कभी सोच भी नहीं सकता। इस प्रकार कई सर्जरी करनी होती है उसको। और इसी प्रकार से अष्टम भाव हम बड़ी व्याधि से जोड़ते हैं, तो चंद्रमा जब वहां होता है तो वहां पर भी जातक को बड़ा सर्जन बना सकता है, बड़ी रिसर्च करने वाला बना सकता है, एंटी वेनम जो एक्सपेरिमेंट है वो करने वाला बना सकता है। तो जो एक सामान्य मतलब एक उसमें एक परिवेश में एक नहीं जमता है कि भाई 6, 8, 12 एक सामान्य घर में बोलेंगे कि आपको ये प्रोफाइल दिया जाता है तो जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। लेकिन भाई प्रोफेशन तो प्रोफेशन है, इसीलिए अपने को ये समझना है जो 6, 8, 12 की बात कही गई है वो एक साधारणता 6, 8, 12 कि भाई ये वाले प्रोफेशन एक साधारण व्यक्ति के लिए नहीं बने हैं, वो उसको नहीं समझ पाएगा। आप किसी भी कहीं भी जगह ये कहें कि भाई हाँ डॉक्टर को वो चीज देखनी पड़ती है, कई दफा शत विक्षत शरीर है उसको सर्जरी करनी पड़ती है तो वो परेशान हो जाएगा। लेकिन वो जो जिसका प्रोफेशन ही यही है उसके लिए तो ये लोकेशन अच्छी मानी जाती है। तो ये जो इनको हीलिंग प्रॉपर्टी इनके अंदर है, ये बहुत अच्छे हीलर हैं और एस्ट्रोलॉजी का भी सदुपयोग करते हैं, तो वो अच्छा समझ में आता है कि वो डीप अंडरग्राउंड रिसर्च और मेडिटेशन अगर ऐसे कार्य को और बढ़ाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया। और अब जैसे इनको शनि में चंद्रमा चल रहे हैं, शनि की महादशा चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो चंद्रमा का एजेंडा क्या है, चंद्रमा कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है। चंद्रमा को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो नवम भाव। नवम भाव क्या होता है, अप्रूवल्स का, न्यायाधीश का, पिता, पूर्वजों का, सर्वस्तक वर्ग बहुत बली है, यानी दूसरे सारे ग्रह, दूसरे सारे भाव उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनको अगर कोई ऐसा अप्रूवल, कोई ऐसा न्यायाधीश का सपोर्ट अगर चाहिए, यानी जजेस का कोई ऐसा सपोर्ट चाहिए, वो इनको इस समय बिल्कुल मिलेगा। ठीक हो गया। और वो उस चीज के माने वो उसका इंतजार भी कर रहे हैं। जिस प्रकार का इनका प्रश्न आया था कि उनको इसी प्रकार की चीजों का बड़ा बेसब्री से इंतजार है। और चंद्रमा निश्चित रूप से जाते जाते यानी हम कह सकते हैं वही क्योंकि 20 जून से फिर शुरू हो जाएगा मंगल, तो वही कह सकते हैं मई जून तक इनको निश्चित रूप से ऐसी अप्रूवल, ऐसी विनिंग रिलेटेड टू जज मिलेगी। बहुत बढ़िया। ठीक हो गया। और जहां तक बात इससे इनके आने जो आगे जो दशा है अंतरदशा, शनि महादशा है, उसका मेन एजेंडा क्या है
भाई चतुर्थ भाव और तृतीय भाव एग्जीक्यूट कहां से कर रहा है शनि? 11th हाउस। 11th हाउस हमारी वैसे सैलरी होती है, नेटवर्किंग होता है, फ्रेंड्स होते हैं। तो सैलरी तो देखो बिल्कुल इसने अपनी महादशा के दौरान दी है और बढ़ी भी सैलरी है, लेकिन सर्वष्टक वर्ग में चौथे भाव के अंक कम है। चौथे भाव के अंक 23 हैं, और जैसे कई लोग कह सकते हैं भाई शुक्र 0 डिग्री का है, तो इस चीज को अगर थोड़ा सा ऋणात्मक मान लिया जाए कि भाई उस भाव को दूसरों ने ज्यादा सपोर्ट नहीं करा, तो इनको अपने नाम से जो घर बनाना उसमें थोड़ी दिक्कतें आई। यानी अभी तक भी अपने नाम से घर नहीं बना सके। वैसे कोई दिक्कत नहीं है रहने की, लेकिन अपने नाम ऑन पेपर ये घर बनाने में दिक्कतें इनको थोड़ी आई। अब हम अगर आगे देखें, शनि में आगे मंगल आ रहा है। शनि का जैसे मेन एजेंडा वैसे यही है, और मंगल को भूमिपुत्र माना जाता है, और मंगल लग्नेश भी है। और शनि और मंगल का जो राजयोग है, राजयोग यानी कहीं जिसको बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग फेम जो मिलता है, रिलेटेड टू विच हाउस, जो ये राजयोग बना है ये फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस से बना है। तो अभी महादशा शनि और अंतरदशा मंगल, तो इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चाहे उनको वो पैसा कहीं उधार पर बैंक से मिलेगा, बिकॉज वो 6th हाउस को भी एक्टिव करेगा जब मंगल की अंतरदशा आगे लगेगी, और ये 6th हाउस इनका सर्वष्टक वर्ग बली है, यानी वो पैसा बड़ी आसानी से चुका देंगे। तो पैसा चाहे थोड़ा लोन पर लेकर ये घर अपने नाम बनवा लेंगे। ठीक हो गया। और जब शनि के अंतरदशा में मंगल के बाद राहु आएगा, फिर इनको फॉरेन कंट्री विजिट करने का मौका, वहां अपने काम को बढ़ाने का मौका मिलेगा, और निश्चित रूप से वो काम करना भी चाहिए। माने अगर हम देखें मंगल जैसे जैसे समाप्ति की तरफ जाएगा, वही कह सकते हैं लगभग 2025 के मिड वाले पार्ट में ये अपने काम को विदेश में स्थापित करने पर विचार करने लग जाएंगे। और राहु फॉरेनर्स का कारक माना जाता है, और इनका राहु एग्जीक्यूट कर रहा है 8वें भाव से। तो कहीं ना कहीं इस अकल्ट मेडिटेशन इसको काफी अच्छे तरीके से फॉरेन कंट्री में ये रखेंगे, और यहां से देख भी रहा है वो। ठीक हो गया। 12वें भाव को देख भी रहा है। वैसे गुरु राहु का संबंध होता है, तो ऐसा व्यक्ति आज अनुसार, कलिकाल अनुसार अच्छा मानते हैं। देखिए कई लोग इसी चार्ट को जब देखेंगे आज के 200, 250, 300 साल पहले, तो क्या बोलेंगे, गुरु चांडाल योग के कारण व्यक्ति अपनी मान्यताओं में नहीं मानता है, मतलब ऐसी कोई बात रख सकता है। लेकिन आज अनुसार जहां हम अलग अलग संस्कृतियों के मिलन की बात कर रहे हैं, हमारी सभ्यता से अलग भी कोई व्यक्ति है, उसको भी मेडिटेशन सिखा रहे हैं, उसको भी कुछ एस्ट्रोलॉजी टिप दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये गुरु राहु कॉम्बिनेशन या दृष्टि संबंध अच्छा माना जाता है। ठीक हो गया। राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, और गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है। ठीक हो गया। तो ये पार्ट काफी अच्छा रहेगा। और राहु की अंतरदशा समाप्त होते होते इनको जो अभी तक ज्यादा रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस है, फिर वो इनको एहसास होना शुरू हो जाएगा। क्यों? तब धनेश एक्टिव हो जाएगा। यानी जैसे मैंने बताया भी, जब ये फॉरेन लैंड के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तब इनको अपने धन भाव का और पंचम भाव फैमिली प्रेस्टीज संतान भाव का एहसास होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। और तब तक इनकी शनि की महादशा समाप्त हो जाएगी और बुध की महादशा शुरू हो जाएगी। बुध को क्या एजेंडा क्या है उसका, उसकी एग्जीक्यूशन कहां से है? बुध यानी बिग चेंज, बिग सेंट्रल गवर्नमेंट बदल गया, इस प्रकार से देखेंगे तो बुध को उसकी मूल त्रिकोण राशि पहले समझते हैं, या उच्च की राशि। बुध की जिसको ज्यादा ध्यान रखता है बुध, कन्या राशि। कन्या राशि उसकी उच्च और मूल त्रिकोण राशि है, इसको ज्यादा प्रेफरेंस करेगा, वो देख भी रहा है बुध उसको। तो मेन एजेंडा उसका आय भाव, नेटवर्किंग, बेस्ट फ्रेंड्स, चाचा ताऊ, उनके परिवार बल को बढ़ाना। और दूसरा एजेंडा उसका है अकल्ट, अंडरग्राउंड, माइनिंग और डीप रिसर्च। काफी ज्यादा चीजें जानने को मिलेंगी, और उनका राशि स्वामी होकर बुध आएगा। तो अगर हम यहां से गिने तो 1, 2, 3, 4 चंद्र कुंडली से बुध सुखेश बनता है, और फिर लग्नेश माने चंद्र कुंडली में स्वयं राशि स्वामी तो है ही बुध, और यहां से एग्जीक्यूट कहां से कर रहा है? 7, 8, 9, 10 यानी हमारा ऑफिस, हमारा स्टेटस। तो बुध की महादशा में जो इनको माने एहसास नहीं हो पाया कि मैंने कुछ अपने जीवन में बहुत बड़ा किया नहीं किया, वो जरूर एहसास होगा। और मतलब थोड़ा शनि का स्वभाव होता है
क्या वो देता है, लेकिन शनि जैसे बोलते हैं ना, वो एक उनको कहीं ना कहीं दुख या न्यायमूर्ति के साथ भाई वो कुछ देंगे तो इतनी सरलता से नहीं देते हैं। लेकिन बुध जो है वो प्रिंस है, राजकुमार हैं, और वो हमें तो ये कहते थे कि भाई जब हम एस्ट्रोलॉजी सीखते थे कि भाई आपकी जरूर बुध की अंतर्दशा चल रही होगी, महादशा चेंज हुई होगी, इसीलिए आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या बता रहे हैं। बुध बोलने के लिए माने जाते हैं, बोलने में बहुत प्रवीण है बुध, तो इनकी जब बुध की महादशा लगेगी ये बहुत बढ़िया तरीके से उस अकल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज और भी है, देखिए 2 और 3 जब भी हम ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहें जहां हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप दे रहे हो और दूसरे संवाद करने किसी के साथ, तो हम क्या क्या देखते हैं, हमारा दूसरा भाव कैसा है, हमारा तीसरा भाव यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन। हालांकि ये कम्युनिकेशन ज्यादा बिजनेस में काम आता है, लेकिन जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी या किसी भी इस प्रकार हीलिंग में भी हमें सामने वाले व्यक्ति को पहले व्यवहारिक बात करनी पड़ती है, बाद में फिर हम उस प्रकार की पारालौकिक बात उसको समझाते हैं। यानी जो वाक सिद्धि, जहां सिद्धि शब्द आता है वो तो दूसरे भाव से ही आता है, ठीक हो गया। और तीसरा भाव हमारी सांसारिक जो वाणी है वो देखा जाता है, साथ साथ इसके धर्म भाव का बल भी देखा जाता है। तो नवम भाव इनका, तो ये इनके काफी स्ट्रॉन्ग हाउसेज हैं। 9th हाउस काफी स्ट्रॉन्ग है इनका। 2nd हाउस जो हमारी स्पिरिचुअल टॉक्स के लिए देखा जाता है, वह हमेशा ही डिटैचमेंट निकलेगा इनकी स्पिरिचुअल टॉक्स में, इनकी बातचीत में। कुटुंब में कभी भी कोई बैठेगा तो एक डिटैचमेंट, वैराग्य आ जाएगा। इनके घर परिवार में कोई इनके साथ बातचीत करे तो वैराग्य जैसी स्थिति बनती है, ठीक हो गया। और तीसरा भाव ये इनका फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये भी बहुत स्ट्रांग है। तो कभी कोई पेपर वर्क की बात करें, किसी को कोई ऐसा प्रेजेंटेशन देना हो, उसमें भी ये महारत है। तो ये अगर तीनों भाव अच्छे हैं तो अगर आगे चलकर ये एस्ट्रोलॉजी हीलिंग को कुछ ऐसा प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, अभी भी मतलब वो कार्य इन्होंने किया है लेकिन बहुत हाई लेवल पे नहीं किया है, तो वो बिल्कुल इस चीज को कर पाएंगे, ठीक हो गया। उसकी शुरुआत काफी हद तक शनि में, गुरु में हो जाएगी, और फिर जब बुध महादशा में आएंगे तो फिर वो एक अलग ही उस पे लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो हमारी यही रिकमेंडेशंस हैं कि आपको बिल्कुल 2nd विवाह के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए। और भाग्य स्थान आपका बली है, भाग्य भी वही है, धर्म भी वही है, और आपको कुटुंब का सुख जरूर मिलेगा। कुटुंब में केवल, माने ये कुंडली हमने इसलिए भी चुनी कि केवल कुटुंब भाव में केतु बैठने से कुटुंब ना बसे, ऐसा नहीं होता। तो इस चीज को भी हमें रेक्टिफाई करना है। कई लोगों को ऐसा लगता है भी हमारे ससुराल पक्ष में राहु चला गया, केतु आ गया, कुटुंब भाव में राहु केतु एक्सिस में मतलब हमारा कुटुंब भाव या ससुराल पक्ष आ गया तो फिर हमारा कभी ये सुचारू चलेगा ही, ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। उन चीजों को बस समझना है, अलाइन करना है, और बड़ी आसानी से चीजें चलेंगी। और यहां पर ये चीज भी समझ में आती कि ये केवल अपने एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन को एक जो हमारा क्या होता है, हमारा ट्रेडिशनल जो मेथड चला आ रहा है उससे नहीं चलाएंगे, उसमें कई हाईटेक चीजें भी इन्वॉल्व करेंगे, कई गैजेट्स के जरिए उनका समाधान करना, हीलिंग, कुछ ऐसे मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है आपको क्यों? क्योंकि राहु इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये बहुत हाईटेक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हो सकता है, उस चीज का करें। और माने जैसे कई जो अब एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर करते हैं तो कई प्रकार के यंत्रों का इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि हालांकि है तो वो बिंदु से ही देखा जाता है, फिर भी उसमें जो नई कई ऐसी चीजें, ऐसे ही अलग अलग कोई ऐसा मेडिटेशन करने में कोई इन्होंने एक प्रकार का साउंड इस्तेमाल किया कि इतने हर्ट्ज पर ध्यान आसानी से लगने लग जाता है। ऐसी कई चीजों का ये अपने जो भी इनके क्लाइंट हैं उन पर पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट करेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक हो गया। तो काफी अच्छा चार्ट रहा इनका। तो आज के इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।